everyone, welcome back to the channel. Hope you all are doing good. So today हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी MCQ सीरीज़ का क्लास 4। ये हमारा आज का क्लास 4th है। इसके पहले वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सो मेनी MCQs इन recent 3 वीडियो लेक्चर्स एंड इफ़ यू हैवेंट वॉच्ड देम देन डू वॉच देम। तो ये वाला वीडियो जो है उसके कॉन्टिन्यूएशन में है। और अगर आप PGT TGT किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो कॉमर्स से, GIC GDC असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर UGC नेट के एग्ज़ाम की, तो ये वीडियोस आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। और चैनल वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इससे पहले इसकी जो भी नोटिफिकेशंस हो वो आपको समय से मिलती रहे। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी। बहुत लोग पूछ रहे थे TGT और PGT के सिलेबस में क्या कॉस्ट अकाउंटिंग इंक्लूडेड है या नहीं। देखिए TGT और PGT है, दोनों कॉमर्स का जो सिलेबस है दोनों ही सिमिलर है, लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जो कि PGT में नहीं है। तो जैसे कि एक हो गया आपका हायर परचेज़ वाला और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम जो कि आपके PGT के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि सिलेबस में PGT के इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन फिर भी आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बाकी सब्जेक्ट जैसे कि हो गया इनकम टैक्स, ये सब HR वगैरह कभी कभी क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हो तो आपको इतना मतलब नॉलेज होगा कि आप थोड़ा बहुत ओवरव्यू टाइप के अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं बेसिक इंट्रोडक्टरी टाइप के, तो उसके आंसर आप कर पाओ। तो PGT का सिलेबस हमारा थोड़ा सा कम है और TGT में मेनली जो है आपका BCom लेवल का ज़्यादा है। ओके, TGT वाले एग्ज़ाम में आपका BCom लेवल के क्वेश्चन ज़्यादा है और PGT में यहाँ पे जबकि आप PG कर चुके हो तो यहाँ पे जो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन MCom लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये थोड़ी बहुत चेंजेस हैं। सिलेबस आप लोगों को आई होप कि क्लियर होगा। मैंने इसके पहले वीडियोज़ में सिलेबस का भी वीडियोज़ बनाया है, तो अगर आप नहीं देखा है आपने तो उसको पहले देखिए। ओके, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ प्राइस इलास्टिसिटी इज़ ग्रेटर दैन 1 देन। यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटीज़ ऑफ डिमांड मैं बता दूँ 5 टाइप्स के होते हैं और किस केस में ग्रेटर दैन 1 होता है। तो यहाँ पे गिवन ऑप्शंस में से जो है ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा, व्हेन डिमांड इज़ रिलेटिवली इलास्टिक। तो 5 केसेस जो होते हैं जहाँ पे डिमांड एक होती है परफेक्टली इलास्टिक, फिर होती है परफेक्टली इन इलास्टिक, उसके बाद रिलेटिवली इलास्टिक, उसके बाद रिलेटिवली इन इलास्टिक और एक और होती है जो कि आपकी यूनिटरी इलास्टिक कहा जाता है, जहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1। तो ग्रेटर देन 1 कौन से केस में होती है? जब ग्रेटर देन 1 होती है प्राइस इलास्टिसिटी तो उसे हम कहते हैं डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक। ओके, और जब अगर लेस देन 1 होगी तो हम उसे क्या कहेंगे? रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड हो जाएगी वो। ओके, तो ग्रेटर देन के केस में जो होगी इलास्टिक होगी, रिलेटिवली इलास्टिक, और अगर लेस देन 1 हुआ तो रिलेटिवली इन इलास्टिक। और भी जो 5 केसेस हैं सब में क्या होता है? प्राइस इलास्टिसिटी जो होती है वो आपकी इन्फिनिटी होती है। किस केस में? जब आपका परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड हो, सॉरी परफेक्टली इलास्टिक के केस में जो है आपका EP जो है इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी होता है, और इन इलास्टिक के केस में जो है आपका EP जो होगा वो आपका 0 होगा, यानी कि डिमांड जो है वो इन इलास्टिक डिमांड है। ओके, तो ये 5 केसेस आपको क्लियर होंगे। यहाँ ऑप्शन में ऑप्शन नंबर C जो है वो आपका राइट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इफ़ द पार्टनर डिसाइड्स टू रिकॉर्ड चेंज इन द वैल्यू ऑफ असेट एंड लाइबिलिटीज़ इन बुक्स बट नॉट इन द अकाउंट द फर्म प्रिपेयर्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी भी एडमिशन जब होता है पार्टनर का तो उस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। ओके, तो जो भी असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में चेंजेस आए होते हैं उनकी रीवैल्यू उनकी जो नई वैल्यूज़ होती हैं उसको हम लोग उसमें जो चेंज हुआ रहता है उसे रिकॉर्ड करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। सबको पता होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। जब एडमिशन होता है पार्टनर का तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब हम वैल्यू ऑफ द असेट एंड लाइबिलिटीज़ को बुक्स में ना रिकॉर्ड करें बट नॉट इन द अकाउंट फर्म प्रिपेयर, तो उस केस में हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? तो उस केस में क्या होता है, जब हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं तो हम उसके लिए एक नया अकाउंट, एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट करते हैं जिसका नाम होता है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, जहाँ पे हम चेंज इन द असेट और लाइबिलिटी की वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करते हैं, जबकि हम इसे रिकॉर्ड करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। फर्म ये डिसाइड करती है कि हम उसे रिवैल्यूएशन में ना दिखा करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में
शो कर देंगे। जब वो पार्टनर्स के कैपिटल के थ्रू शो करते हैं तब हम लोग सेपरेट अकाउंट मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट शुड बी क्लासिफाइड एज। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है वो आपका करंट लायबिलिटी में शो होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ब्लू जीन्स लीड्स टू द इंक्रीज इन द डिमांड फॉर टेनिस शूज़। अगर ब्लू जीन्स की प्राइस में इंक्रीज़ हुआ है, ओके, ये एक प्रोडक्ट है हमारा और इसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हुई है एंड इट लीड्स टू इंक्रीज इन द डिमांड फॉर टेनिस शूज़। अब ब्लू जीन्स और टेनिस शूज़ आपस में अनरिलेटेड गुड्स हैं, तो ये हमारा पूछ रहा है कि अगर इसकी प्राइस बढ़ जाने से हमारे टेनिस शूज़ की जो डिमांड है, यानी कि हमारे जो टेनिस शूज़ की डिमांड है वो इंक्रीज़ हो गई, तो ये आपस में कैसे गुड्स हो सकते हैं। तो अब आपको बताना है ऑप्शंस में से क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है, क्या ये इंफीरियर है, या फिर नॉर्मल है, या फिर सब्स्टिट्यूट। अगर हम सब्स्टिट्यूट की बात करें तो हमारा जैसे सब्स्टिट्यूट में होता था टी एंड कॉफ़ी, तो अगर टी की प्राइस बढ़ती थी तो कॉफ़ी की डिमांड, ओके, अगर टी की प्राइस बढ़ती थी तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाती थी, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूट का केस था। और वही सेम जो आपका परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे ब्लू जीन्स और टेनिस शूज़ के साथ देखने को मिल रहा है। एक की इंक्रीज इन प्राइस इज़ लीडिंग टू द इंक्रीज इन डिमांड ऑफ अनदर, यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि ये सब्स्टिट्यूट गुड्स की परफॉर्मेंस की जैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपको यहाँ समझना है कि ये जो इंक्रीज इन प्राइस है वो इसकी डिमांड पे कैसा असर कर रही है। तो यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूट राइट आंसर होगा, बिकॉज एक की प्राइस इंक्रीज कर रही है तो दूसरे की डिमांड बढ़ रही है। ओके, होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हाउ मच मिनिमम शेयर्स गवर्नमेंट होल्ड्स इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। तो अगर गवर्नमेंट कंपनी किसी भी कंपनी को होल्ड करती है तो उसका कितना स्टेक होना चाहिए। किसी भी कंपनी में जब किसी का जो होल्डिंग कंपनी होती है उसका स्टेक हमेशा 51% होना चाहिए। ओके, इसको कहते हैं हम 50% और मोर। तो अगर कोई भी कंपनी किसी भी दूसरी कंपनी का 50% से ज़्यादा शेयर अगर होल्ड करती है तो उसे हम होल्डिंग कंपनी कह देते हैं। यहाँ गवर्नमेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमेशा ही होल्डिंग के केस में 51% शेयर ही से ज़्यादा होगा तभी कोई कंपनी जो है होल्डिंग कंपनी बन पाती है। इसी तरह गवर्नमेंट के केस में तो यहाँ पे 51% होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ प्रॉफिट इज़ 50% ऑफ सेल्स देन इट विल बी %% ऑफ कॉस्ट। अगर यहाँ पे आपको बोल रहा है कि प्रॉफिट आपका 50% है सेल्स का, देन इट विल बी क्या, कॉस्ट का क्या परसेंट होगा। तो ऐसे केस में जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो हम लोग सेल्स की वैल्यू 100 अज्यूम कर लेंगे। ओके, मान लेते हैं कि सेल्स हमारी 100 है और हमें ये पता है कि कॉस्ट में हम जब प्रॉफिट ऐड करेंगे तब हमारी सेल्स वैल्यू आएगी। इतना तो कॉमन से है, सबको पता होगा। ठीक है, तो अगर हमारी सेल्स यहाँ पे हम लोग 100 लिख लेते हैं। अब जो हमारा प्रॉफिट है वो हमारा 50% है, यानी कि सेल्स का अगर हम 50% निकालें तो हमारा प्रॉफिट जो है 50 आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे कॉस्ट डिटरमाइन हो जाएगी। अब इस 50 में हम कितना ऐड करें कि जो ये 100 हो जाए, तो यहाँ पे भी हम 50 ऐड कर देंगे। तो हमारी कॉस्ट जो है वो आ गई आपकी 50 और हमारा प्रॉफिट भी 50, तो हमारी सेल्स वैल्यू जो है यहाँ पे 100 आ जाएगी। अब बोला है कि आपका ये जो प्रॉफिट है वो आपके कॉस्ट का कितना परसेंट है। तो ये जो प्रॉफिट है हमारा, ये हमारी कॉस्ट का, ये 50 ये आपस में एक दूसरे के 100% ही तो होंगे। तो हमारा कॉस्ट और प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो आपके कॉस्ट का 100% है। 50 इज़ 100% ऑफ 50। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका 100% हो जाएगा। ये इक्वेशन, ये बेसिक सी इक्वेशन है जो कि आपको याद रखनी है। और ऐसे क्वेश्चन जब भी आए परसेंटेज वाला तो सिंपल बस ये इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ नॉट दैट टेक्निक ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस। तो गिवन ऑप्शंस में से कैपिटल स्ट्रक्चर का कौन सा पार्ट नहीं है, देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कैपिटल बजटिंग है, कैपिटल, ये हियरिंग नहीं गियरिंग होगा, कैपिटल गियरिंग। ओके, कैपिटल गियरिंग है और लास्ट है ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी। तो यहाँ पे आप अगर देखो कैपिटल बजटिंग जो कि एक
अलग से चैप्टर है, वो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस का पार्ट नहीं है। कैपिटल स्ट्रक्चर आपका ये बताता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल है हो गया, इक्विटी हो गया, डेट हो गया, ये सब का प्रपोर्शन कितना होगा, ये सारी चीज़ें बनाता है। इसमें कई सारी अप्रोचेज़ आपकी आ जाती हैं, NI, NOI और MM और एक ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। तो ये आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज है, लेकिन कैपिटल बजटिंग जो है वो आपका एक अलग चैप्टर है, जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर अलग होता है और कैपिटल बजटिंग अलग होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका कैपिटल बजटिंग हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है विच इज़ अ नॉट द टेक्निक ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। होप दिस इज क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ लो स्टॉक टर्नओवर इंडिकेट्स। तो अब ये जो लो स्टॉक टर्नओवर है ये आपका रेशियो होता है, जो कि आपका COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री के बीच में रिलेशनशिप डिटरमाइन करता है। तो लो, अगर स्टॉक टर्नओवर आपका लो है तो ये क्या बताएगा, ये बताता है आपका कि आपका जो स्टॉक है वो, जैसे लो स्टॉक टर्नओवर का अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो ये स्टॉक और टर्नओवर हम किसे कहते हैं, सेल्स, ये हमारा सेल्स और इन्वेंट्री के बीच में रिलेशनशिप डिटरमाइन करता है, ठीक है। और अगर ये रेशियो लो होता है तो इसका मतलब ये होता है कि सेल्स हमारी डाउन है, यानी कि सेल्स हमारी बहुत कम हो रही है और इन्वेंट्री हमने बहुत ज़्यादा मंगा रखी है, इन्वेंट्री हमने बहुत ज़्यादा ओवर स्टॉक मेंटेन कर रखा है, ओके। तो गिवन ऑप्शंस में देखें तो ओवर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, मोनोपोली सिचुएशन, सॉल्वेंसी पोजीशन, ओवर ट्रेडिंग। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लो स्टॉक टर्नओवर का मतलब होता है कि सेल्स हमारी डाउन है और इन्वेंट्री हमने बहुत ज़्यादा मंगा रखी है, जिस वजह से हमारा जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो होता है वो बहुत लो होता है। और अगर इसका अपोजिट देखें तो अगर हाई स्टॉक टर्नओवर क्या इंडिकेट करेगा, हाई स्टॉक टर्नओवर इंडिकेट ये करेगा कि सेल्स हमारी राइज कर रही है और हमारी जो इन्वेंट्री है वो बहुत तेज़ी से रिप्लेस हो रही है, माने कि हमारी जो इन्वेंट्री है वो बहुत तेज़ी से फ्लो कर रही है, माने कि जब नया गुड्स बिक रहा है तो उसको हम दोबारा से सप्लायर से मंगा ले रहे हैं, ओके। तो हमारा यहाँ लो पूछा था, तो लो हमारा रिजल्ट करता है, ये इंडिकेट करता है कि ओवर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, ओके। अगर गिवन ऑप्शन में कहीं भी लिखा होता कि सेल्स डाउन है तो हम उसे भी सही मानते, लेकिन जो हमारे गिवन ऑप्शन है उसमें हमारा ओवर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक जो है यहाँ पे रिलेट कर रहा है, यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ। अब डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, डेलीगेशन का मतलब होता है शेयरिंग। अब हम गिवन ऑप्शंस में क्या चीज़ शेयर कर सकते हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी या फिर नन ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर यहाँ आपका बी हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो आप डेलीगेट कर सकते हैं, अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड एंड सो एज केस विद द अकाउंटेबिलिटी। आप अकाउंटेबल का मतलब होता है कि आप आंसरेबल कितने हो, कोई इंडिविजुअली आंसरेबल हो सकता है, ये जो अकाउंटेबिलिटी है ये आप शेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हैज़ बीन प्रोपाउंडेड बाय। तो एक्स एंड वाई थ्योरी किसने प्रोपाउंड की है, वो आपके हैं मैकग्रेगोर, ओके। मैकग्रेगोर जो है उन्होंने आपकी थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई ऑफ मोटिवेशन दी है। थ्योरी एक्स जो कि आपके नेगेटिव ट्रेड्स को दर्शाता है और थ्योरी वाई जो कि आपकी पॉजिटिव ट्रेड्स को दर्शाता है। थ्योरी एक्स में कहते हैं कि जो एक पर्सन होता है वो नेगेटिव नेचर का होता है, मीन्स आलसी होता है, उसको काम करना पसंद नहीं होता है, ये सारी चीज़ें आपकी थ्योरी एक्स में। और वाई में जो है आपके पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर वो दर्शाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपनिंग स्टॉक इज़ ₹80,000, क्लोजिंग स्टॉक है ₹1,00,000 एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज़ ₹3,60,000, द स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो अब यहाँ पे आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है। तो स्टॉक टर्नओवर का रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, आपका स्टॉक टर्नओवर होता है COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ओके। यहाँ पे COGS आपका दिया हुआ है, ये रहा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि 3,60,000 इज़ आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया। उसके बाद एवरेज इन्वेंट्री में, एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलती है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक को डिवाइड कर देते हैं जब 2 से, तो ये आपका एवरेज इन्वेंट्री होता है। तो अब 80,000 है और 1,00,000 है, 80,000 और 1,00,000 यहाँ पे लिख देती हूँ, 80,000 और 1,00,000 यानी कि 1,80,000। जब आप 1,80,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 90,000 आ जाएगा।
तो अब यहाँ 3,60,000 को 90,000 से डिवाइड करना है, तो कितना आ जाएगा 4 टाइम्स, 9 4 जा 36 होता है, यहाँ पे 4 टाइम्स, तो स्टॉक टर्नओवर आपका कितना आ गया 4 टाइम्स आ गया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका 4 टाइम्स जो है सही हो जाएगा। स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला सबको याद होगा, स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला क्या था, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ओके, now put these values in the formula and you will get the answer. Okay, now next question, accounting for amalgamation of companies is done as per। ये कौन सी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दिया है, तो अकाउंटिंग फॉर एमालगमेशन इज गिवन अंडर AS 14। ओके, ये तो प्योरली आपको याद करने रटने वाली चीज़ है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो जितनी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो प्लीज़ बाय हार्ट याद कर लीजिए, क्योंकि हमेशा इसमें से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम कॉस्ट प्लस वर्क्स ओवरहेड इज ऑल्सो नोन एज। अब आपको प्राइम कॉस्ट सबसे पहले पता होनी चाहिए। तो प्राइम कॉस्ट कैसे आती है, जब हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन तीनों को ऐड करते हैं तो वो आपकी बन जाती है प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट में जब हम वर्क्स ओवरहेड यानी कि फैक्ट्री के खर्चे जो होते हैं, ओवरहेड्स का जब यहाँ पे लिखा होता है ओवरहेड्स, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो इनडायरेक्ट वाले एक्सपेंसेस हैं, और वर्क्स ओवरहेड ही आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स का ही दूसरा नाम है। तो जब हम इस प्राइम कॉस्ट में ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो आपका क्या आ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स जब हम ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, देखिए कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप बस कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट होता है उसको याद कर लीजिए, और इस तरह के क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर हम कॉस्ट शीट की बात करें तो सबसे पहले मान लीजिए आपने प्राइम कॉस्ट निकाल ली। ओके, प्राइम कॉस्ट आने के बाद जब हम इसमें फैक्ट्री एक्सपेंसेस ऐड कर देते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है, वर्क्स कॉस्ट बन जाती है। ओके, वर्क्स कॉस्ट, और वर्क्स कॉस्ट बोले या फिर वर्क्स ओवरहेड को हम फैक्ट्री ओवरहेड्स बोले, दोनों सेम चीज़ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्योंकि प्राइम कॉस्ट में जब हम वर्क्स ओवरहेड ऐड कर देंगे तो ये आपकी वर्क्स कॉस्ट या फिर हम इसे फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं, दोनों सेम चीज़ है। तो ये हमारी वो निकल के आ जाती है। और इसके बाद जब हम ऐड कर देते हैं ऑफिस के खर्चे, ऑफिस के खर्चों का दूसरा नाम या तो हम ऑफिस एक्सपेंसेस बोलते हैं या तो उसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है, जब हम ऑफिस के खर्चे ऐड कर देते हैं तो वो आपका आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑफिस के खर्चे ऐड करने के बाद आपका आ जाता है क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैं एक अलग से सेशन ले लूँगी कॉस्ट शीट्स का, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना याद रखिए कि प्राइम कॉस्ट में जब हम वर्क्स ओवरहेड ऐड करते हैं तो वो आपका फैक्ट्री कॉस्ट बनता है। ओके, ये जो कॉस्ट शीट वाला आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, राइट मैन इन द राइट जॉब सूट्स टू। तो यहाँ राइट मैन इन द राइट जॉब ये आपका होता है रिक्रूटमेंट का डेफिनेशन। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि हमें फाइंड करना होता है राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम। तो जब कंपनी को रिक्वायरमेंट हो किसी पर्सन की, उसके क्वालिफिकेशंस राइट हो और वो पर्सन खुद राइट हो, तो उसका हम रिक्रूटमेंट करते हैं, और ये बात यहाँ पे क्वेश्चन में पूछी गई है। तो यहाँ सही ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा रिक्रूटमेंट। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर इशू इक्वल्स टू। तो यहाँ जो कैपिटल स्ट्रक्चर है आपका क्या डिफाइन करता है, कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका किसी भी फर्म में आपके डेट और इक्विटी का क्या प्रपोर्शन है वो डिटरमाइन करता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, बाकी सब यहाँ पे इररेलेवेंट है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो आपका ये डिटरमाइन करता है कि किसी भी फर्म में कितना प्रपोर्शन वो इक्विटी यूज़ कर रहे हैं और कितना प्रपोर्शन वो डेट का यूज़ कर रहे हैं। रिमेंबर अभी ऊपर आपको बताया था कि NI अप्रोच, NOI अप्रोच, ये आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज़ हैं। ओके, जहाँ पे ये बताते हैं कि कितना प्रपोर्शन जब इक्विटी यूज़ करते हैं तो क्या प्रॉफिट, क्या एडवांटेज होता है फर्म को, जब हम नहीं डेट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तब क्या एडवांटेज होता है। तो इसकी दो थ्योरीज़ हैं जो आपका रेलेवेंस और इररेलेवेंस समझाते हैं। होप कि आपको सब ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे, और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, और इस तरह की वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।